हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 3, क्लास 10th, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दोस्तों, इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को शुरू करने से पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन कब बनती है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम अपनी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड से हम कौन कौन से मेथड हमारे पास है जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डेली लाइफ की एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स हैं, उनको इन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लीनियर का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है दोस्तों, ठीक है। और फिर हम सीखेंगे इक्वेशंस को हम कैसे एसोसिएट करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और दूसरा होता है हमारा हमारे 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, जिनको कंबाइन करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेसिकली। जैसे कि आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट हमारे कोई भी नंबर सिस्टम में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया, √1 हो गया, 1/2 हो गया, 0.05 एक्सेट्रा, ठीक है। और वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली, तो जो भी हमारे लेटर्स हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, हम उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जांपल ABC, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता लगा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, पर वो किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए दोस्तों? 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो आपने अभी तक पढ़ते ही आए हो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको हम डिनोट करते हैं प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं डिवाइड से, ठीक है। तो दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। आइए दोस्तों, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे बना सकते हो, पर मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ले सकते हैं कोई भी एक इक्वेशन आप ले ले, ठीक है। मैं ले लेता हूँ एक इक्वेशन 5x + 3y। ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया दोस्तों। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बनती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एसोसिएट कर दिया जाता है इक्वल्स टू साइन के साथ, ठीक है दोस्तों, तब वो इक्वेशन बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, इफ़ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद इक्वल्स टू साइन, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड इक्वेशंस, ठीक है। अब आप जो ऊपर वाला आपका एग्जांपल है आप उसी को ले सकते हैं, ठीक है। और वो आपका इक्वेशन कब बन जाएगा, जब वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, 5x + 3y = कुछ भी एक आप कांस्टेंट वैल्यू आप ले लीजिए,
मैं ले लेता हूँ 5x + 3y = 5। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है और लीनियर का क्या मतलब होता है। तो अब हम अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। इक्वेशन दोस्तों दो तरह की होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और दूसरी होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप सभी को पता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमने क्लास 9th और 8th में पढ़े थे, और क्लास 10th के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क और पता कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होते हैं। ये वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। हम तो इसको कह सकते हैं इफ़ एनी वन वेरिएबल एसोसिएटेड विद, ठीक है, इक्वेशन, दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अगर हम इसका कोई भी एक एग्जांपल लें तो हम इसको कैसे समझा सकते हैं दोस्तों। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की फॉर्म में हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका हो गया एग्जांपल 3x + 5 = 7। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। तो दोस्तों अब आइए हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर 2 वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारा चैप्टर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ़ 2 वेरिएबल एसोसिएटेड विद इक्वेशन दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल बहुत सारे आप बना सकते हो, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ दोस्तों। और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका हमारा हो जाएगा x + y = 7 दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे दोनों कॉन्सेप्ट कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा एक बार और हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसके ग्राफ की हेल्प से हम लीनियर पेयर ऑफ सॉल्यूशंस को हम निकालना सीखेंगे। और दूसरा हमारे पास जो मेथड होगा अवेलेबल, उसमें हम अलजेब्रिक मेथड को हम सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपके कोर्स में अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स हम सीखने वाले हैं। पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड और तीसरे मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। दोस्तों हम इसके साथ साथ नेचर ऑफ लाइंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, और कि जो हम अगर बिना ग्राफ के चीज़ों को एनालाइज करना चाहें तो भी हम उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको शुरू करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम अपना ग्राफिकल मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों आइए अब हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 इक्वेशंस को कंसिडर कर लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं उसकी हम प्लॉटिंग करके उनके पॉइंट्स निकालते हैं और फिर एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस को हम प्लॉट करते हैं। तो जब हम एक ही इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना दोस्तों, 3 सिचुएशन हमारे सामने आ सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे कट जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि पॉइंट इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट एंड इट इज़ कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। दोस्तों इसको हम एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन भी बोलते हैं, और यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट कहलाता है। सेकंड केस में ऐसा होता है कि हो सकता है कि लाइंस दोनों पैरेलल हो जाएं, आपस में कटे ही ना किसी भी पॉइंट पे। तो ऐसी सिचुएशन को हम नो सोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों।
और इसका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। दोस्तों हम अब तीसरी सिचुएशन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक ऐसी कंडीशन आएगी दोस्तों आपके पास कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन को हम ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं या कोइंसिडेंट लाइंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। जब दोनों ही लाइंस का ग्राफ एक ही जगह पर बनता है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को हम ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस भी बोलेंगे। तो ये आपकी जो सिचुएशन कहलाएगी दोस्तों, ये आपकी कहलाएगी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहलाएगा। और आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब हम जब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, पर फिर भी हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया हो दोस्तों, ठीक है। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आपको क्या करना है वो देख लीजिए दोस्तों। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 2 and 2x - y = 1. How many such lines can we find? तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और फिर आपको ये बताना है कि जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे और कितनी लाइंस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, हमें इक्वेशंस दी हुई हैं तो सबसे पहले हम प्लॉटिंग करेंगे और प्लॉटिंग के बाद हम अपने कार्टेशियन प्लेन में इन प्लॉट्स को, उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आपको मैंने सबसे आसान तरीका बताया था कि हमें एक इक्वेशन में कम से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है और उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप x में 0 रख दो और y में 0 रख दो। तो दोस्तों अगर x में हम 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा और अगर हम y में 0 रखते हैं तो आपका x 2 आ जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको x और y को हमेशा 0 ही रखना है, आप कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन आप ले सकते हैं 2x - y = 1। तो यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए इक्वेशन को बनाने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो x में हम 0 रख देते हैं तो y - 1 आ जाएगा दोस्तों। और अगर हम y में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी आपकी 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.05 दोस्तों, ठीक है। या फिर हम 1 ही रख देते हैं दोस्तों, तो इससे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 0 नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर मैं y में 1 रख देता हूँ दोस्तों, जिससे कि 1 + 1 2 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके सामने 1 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। कुछ ऐसा कीजिएगा कि जिससे कि आप इक्वेशन की वो वैल्यू डालें जो पूरी डिवाइड हो, ताकि इजीली हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें। अदरवाइज़ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताई दी है। तो दोस्तों अब आइए हम अपने ग्राफ पे आते हैं कि उस कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट हमारा था, ठीक है, वो हम अभी प्रीवियस पे जाके देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। x 0 है और y 2 है, तो एक पॉइंट तो हम यहाँ प्लॉट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर हम अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप 0,2 भी लिख सकते हैं और दूसरा पॉइंट है आपका 2,0, ठीक है। तो मैं तो रफ हैंड से इक्वेशन बना रहा हूँ दोस्तों, आप स्केल से बनाएंगे तो आपकी पूरी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है हमारी -1। तो अब वो कैसे हम प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है -1। तो x हमारा 0 और y हमारा यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। और इसके बाद हम फिर दूसरे पॉइंट पे अब आएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा x का 1 और y का 1। तो एक यहाँ x और 1 आमने सामने बिल्कुल उसके सामने प्लॉट हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर से आपको स्केल की हेल्प से इसकी एक लाइन खींचनी है, क्योंकि मेरे पास स्केल मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो मैं एक रफ हैंड से इक्वेशन को बना रहा हूँ। अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी दोस्तों। अब ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और वो है हमारी है, एक बार हम पीछे देख लेते हैं कि हमारी कौन सी इक्वेशन रही होगी दोस्तों।
तो ये आपका अब क्या बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन आपकी दोनों पॉइंट्स पे कट रही है, तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो यूनिक सोल्यूशन हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। इन्फिनाइट मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,1, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है हमने कैसे किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक के आगे कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइंस एंड इट्स कंडीशंस, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ये पता लगाना चाहें कि बिना ग्राफ बनाए कि कौन सी लाइन का क्या ग्राफ रहेगा, तो भी हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम नेचर ऑफ लाइंस और उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि दो जो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो ले लेते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन रहेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके सामने एक कंडीशन आ जाए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो समझ लीजिएगा कि लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बोलते हैं, और सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। अगर a1 a2 और b1 b2 इक्वल तो हो जाए पर और c1 c2 भी इक्वल हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपकी ओवरलैपिंग लाइंस आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन रहेगा आपका इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन का, और सिस्टम आपका कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। और तीसरी सिचुएशन है जिसमें a1 a2 और b1 b2 इक्वल होगा और c1 c2 इक्वल नहीं होगा, तब समझ लीजिएगा कि पैरेलल लाइंस फॉर्म होंगी, और इसको हम नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन के बेसिस पर हम बहुत सारे आगे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 एंड विदाउट ड्राइंग दैम फाइंड द वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग आर इक्वेशन इंटरसेक्ट पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। तो आइए दोस्तों, 3x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a1 आपका 3 होता है, a2 आपका 7 हो जाएगा, b1 माइनस 5, b2 आपका 6 हो जाएगा, c1 आपका 8 हो जाएगा, और c2 आपका माइनस का 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा कि a1 अपॉन a2 हम नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो 3/7 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/7 इज़ नॉट इक्वल टू -5/6। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वेशन, हाँ जी दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन इज हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, therefore the pair of system of linear equation is consistent। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम नेचर ऑफ लाइंस की कंडीशंस को क्वेश्चंस के अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं अपने आप को, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे दोस्तों। आइए करते हैं दूसरा पार्ट दोस्तों। सेकेंड पार्ट आपका कहता है 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, 12x प्लस 9y माइनस 21 इक्वल 0। तो यहाँ पर a1 आपका 4 हो जाएगा, a2 आपका 12 हो जाएगा, b1 आपका 3 हो जाएगा, b2 आपका 9 हो जाएगा दोस्तों, c1 आपका -7 और c2 आपका -21 आ जाएगा। इसमें भी हम कंडीशंस को चेक करेंगे दोस्तों। a1 अपॉन a2 आपका है 4/12, काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/3,
इसी तरह से हम b1 अपॉन b2 को सॉल्व करेंगे 3/9, इसको काटेंगे तो आएगा हमारे पास 1/3। और फिर इसी तरह से c1 अपॉन c2 को हम करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1/3 आया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इसमें तीनों ही कंडीशन में इक्वल्स टू आ रहा है, ठीक है। और अभी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब तीनों ही इक्वेशन इक्वल्स टू आए तो क्या हो जाने वाला है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर equation having infinite many solution infinite many solution, therefore system is dependent consistent, या फिर आप कह सकते हो system is consistent dependent। तो दोस्तों आइए समझ में आया होगा। हम एक पार्ट और करते हैं दोस्तों और समझते हैं दोस्तों। आइए हम एक एग्जाम्पल 3 करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है फाइंड आउट विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो दोस्तों इसमें भी आपको वही बताना होगा जो कंडीशंस हमने अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी। अब आइए देखिए, आपके पास है 4x - 5y - 12 = 0, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 8x हम पहले लिखेंगे, 10y को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, +20 और उस तरफ जाएंगे तो -20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आइए हम करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 = 4/8, काटेंगे तो 1/2 होगा। b1 अपॉन b2 ये आपका हो जाएगा -5/-10, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह से c1 अपॉन c2 को भी दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो -12/-20, और इसको काटेंगे तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर एल्जेब्रिकली हम लिख सकते हैं 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल्स टू 3/5। तो दोस्तों साफ पता लग रहा है इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, therefore the pair of system of linear equation is inconsistent। तो दोस्तों आई होप आपको कंडीशंस को अप्लाई करना आया होगा कि हम क्वेश्चंस में बिना ग्राफ बनाए चीज़ों का बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम देखेंगे, x + 2y = 4, 3x + 6y = 12। सेम चीज़ करनी है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इसमें भी आप वही काम करेंगे। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 की पोजीशंस हम पता लगा लेते हैं, ठीक है, और इक्वेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं दोस्तों। दूसरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3x + 6y - 12 = 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 जो कि होगा हमारा 1/3, b1 अपॉन b2 जो कि आपका आएगा 2/6, काटेंगे तो 1/3, और फिर c1 अपॉन c2 जो कि आएगा -4/9 - 12, काटेंगे तो 1/3। तो दोस्तों इसमें आपकी तीनों ही कंडीशन में इक्वल आ रहा है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/3 = 1/3 equals to 1/3, therefore equation is having infinite many solution, therefore the pair of system of linear equation is consistent dependent, या फिर हम कह सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट दोस्तों। तो आई होप आपको कंडीशंस को अप्लाई करना आया होगा कि हम बिना ग्राफ बनाए चीज़ों को कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी की चीज़ें जब हम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को करेंगे, आगे हम और भी चीज़ों को करते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 2x + ky = 1 and 3x - 5y = 7 has unique solution, then find the value of k। तो दोस्तों इसमें आपको बोला हुआ है पहले से ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी होगी।
तो यूनिक सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों यूनिक सोल्यूशन में हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा था, ठीक है, वो हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर A1 और A2 हम लिख सकते हैं, B1 और B2 लिख देंगे, और उसी तरह से हम C1/C2 भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इक्वेशन, ठीक है, आपका यूनिक सोल्यूशन दे रहा है तो कौन सा रिलेशनशिप आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि यूनिक सोल्यूशन में जो लाइंस के बीच में रिलेशनशिप है वो क्या रहता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे दोस्तों। 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू K/-5। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 3K इज़ इक्वल टू -10 नॉट इक्वल्स टू, एंड K इज़ नॉट इक्वल टू -10/3। तो दोस्तों ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि K की वैल्यू, ठीक है, -10/3 नहीं होनी चाहिए यूनिक सोल्यूशन में। अब नेक्स्ट और पार्ट हम करते हैं और समझने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिक सोल्यूशन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन देखिए हमारे पास है kx - 5y - 2 = 0, और दूसरी इक्वेशन है आपके सामने 6x + 7 2y - 7 = 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन। तो दोस्तों हमने क्या रिलेशनशिप यूज़ करनी होगी, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, और वो हमने पढ़ा था कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को डाल देंगे दोस्तों। तो हमारे पास आएगा K/6 इज़ इक्वल टू -5/2 नॉट इक्वल्स टू -2/-7, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम पहली दो पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं K/6 इज़ इक्वल टू -5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पर एक वैल्यू निकाल लेते हैं K की, कि हमारे पास क्या वैल्यू नज़र आने वाली है दोस्तों। तो साफ पता लग रहा है दोस्तों, K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -15। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को करके आगे चीज़ों को निकालना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं दोस्तों। अब आपके सामने बहुत सारी डेली लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसको आपको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है दोस्तों, तो आपको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करके उसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जो हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम है, वो है वर्ड प्रॉब्लम, एजेस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट एज निकालो, ठीक है। 2 पर्सन की एज आपको निकालनी होगी। तो पहली वाली की x ले लेंगे और दूसरे वाली की y ईयर्स ले लेंगे। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना कि उसकी जो एज है बिफोर लिखा हो, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो प्रेजेंट एज होती है उसमें से उतने साल उसके माइनस हो जाएंगे। अभी हम एग्जांपल करके सीखेंगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में कभी भी लेटर लिखा हो, ठीक है, या फिर हिंदी में उपरांत लिखा हो, या फिर हैंस लिखा हो, तो आपको अपनी प्रेजेंट एज को प्लस करना होगा जितने भी ईयर्स के लिए वो बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कभी भी क्वेश्चन में अगर टाइम्स लिखा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर अगर 2 टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अगर हम 3 टाइम्स की हम बात कर रहे हैं तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर ट्वाइस लिखा हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्राइस लिखा है तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करके हम अपने एजेस वाले क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं आगे। इसमें अब हमारे पास आता है, एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक पर्सन की हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। मैं ले लेता हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम। अभी प्रेजेंट एज, ठीक है, जो होगी राम की वो, ठीक है, क्या होगी, x ईयर्स होगी, ठीक, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो मैं कहता हूं कि 5 साल पहले उसकी कितनी एज रही होगी, ठीक है।
मान लीजिए अभी वो 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का होगा, तो अगर वो अभी x ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, x-5। और अगर मैं अभी से पूछूं कि आज से 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, तो 20 साल का है तो 5 साल बाद 25 साल का, ऐसे ही अगर वो x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x+5 ईयर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक, और फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं। दूसरा जो टाइप आप पढ़ने वाले हो दोस्तों वो है कमर्शियल, ठीक है, बेस क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर आपके बेसिकली 4 केसेस आते हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। केस 1 जो होगा आपका, अब वो हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। इफ़ द प्रॉब्लम, ठीक है, जो बेस्ड होगी ना आपकी, वो आपसे वो पूछ रहा होगा कि भाई आपको बताना है फाइंड, कुछ भी चीज़ आपसे वो पूछेगा कि नंबर ऑफ, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स आप बता दो या आइटम्स आप बता दो, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप सीखने पड़ेंगे कि कौन सी तरह की प्रॉब्लम में किस तरह की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, तभी हमने जो मेथड सीखा था हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन होगा तो इसमें क्या होगा, पहले आर्टिकल को हम एक्स ले लेंगे और दूसरे आर्टिकल को हम वाई ले लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई 2 आर्टिकल्स का सम 5 है तो हम x+y=5 कर देंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को डील करेंगे दोस्तों। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से हम भी आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारी इसमें जो दूसरा केस आपका होगा, ठीक है, वो हम क्या कह सकते हैं, अब आपसे ना दोस्तों वो कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति शॉप पे गया, उसने 2 तरह की आइटम्स को ख़रीदा और कंबाइंड टोटल प्राइस उसने खर्च किया मान लीजिए 10 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहली आइटम के कॉस्ट प्राइस को ₹X ले लेंगे और दूसरे कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल को ₹Y ले लेंगे। अगर वो कहता है कि मैंने दोनों आर्टिकल्स को ख़रीदने में 10 रुपये खर्च करे तो x+y हम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो वो हम आगे आगे डील करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में वो पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन आपके नेचर ऑफ लाइंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो आपको सबसे पहले सारी टाइप्स सीखने पड़ेंगे कि कौन सी चीज़ में हम क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो टाइप आपका है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको करना क्या होगा, ठीक है, इफ़ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना होगा कि हम जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट करी है, पहली तरह की इन्वेस्टमेंट में ₹X हम ले लेंगे। ठीक है, और दूसरी तरह की अमाउंट की इन्वेस्टमेंट को हम ₹Y ले लेंगे, और उस जैसे जैसे फिर क्वेश्चन आगे बोलेगा हम आगे उसको कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कौन सी चीज़ों को कब हमें क्या डील करना होगा दोस्तों। और हमारा जो 4th केस रहेगा, ठीक है, इसमें जो एक कमर्शियल बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमारे 4 केस हैं। हम इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। पहला केस जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आर्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें हम 2 तरह के आर्टिकल की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो पहले आर्टिकल को हम x ले लेंगे, दूसरे आर्टिकल को हम y ले लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने आर्टिकल्स को निकालेंगे। दूसरी टाइप में आपने देखा कि वो कॉस्ट प्राइस के बारे में आपसे पूछ रहा है। तीसरी प्रॉब्लम में वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और चौथा जो प्रॉब्लम आपका है वो आपसे पूछेगा कि ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइक आपने सुना होगा कि टोटल फेयर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट आपका फिक्स होता है, कुछ पार्ट आपका रिजर्व्ड होता है। फिक्स प्राइस को हम, ठीक है, एक्स ले सकते हैं, रिजर्व प्राइस को हम वाई ले सकते हैं। ठीक,
तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आगे बढ़ेगा तो टोटल फेयर आपका हो जाएगा लाइक फिक्स प्लस रिजर्व प्राइस, ठीक। तो हम ऐसे आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो x प्लस वाई हो जाएगा, हाफ फेयर निकालना है तो x अपॉन 2 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक, तीसरी टाइप जो हमारे पास आ जाएगी वो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब नंबर बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप सभी को पता है 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल 18 आप ले लेते हैं, ठीक है। 8 को हम बोलते हैं नंबर एट यूनिट प्लेस 8 है, और नंबर एट 10th प्लेस आपका क्या होगा दोस्तों, ठीक है, 10 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चनों में, यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम x ले लेते हैं और 10th प्लेस वाले नंबर को हम y ले लेते हैं। तो दोस्तों ये नंबर कैसे फॉर्म होता है, आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में हमने 6, 7, 8 में पढ़ा था कि यूनिट प्लेस के नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th प्लेस वाले नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 प्लेस पे जो नंबर है हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 प्लेस पे जो नंबर है हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब का हम सम कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसी में हम ऐसा करेंगे, यूनिट प्लेस के नंबर को हम x ले लेंगे, 10th प्लेस के नंबर को हम y ले लेंगे। तो नंबर हमारा क्या बनेगा, 10th प्लेस पे जो नंबर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों का सम करेंगे तो नंबर आ जाएगा। अगर हम इसी एक्सप्रेशन में इसको यूज़ करें तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस y आपके पास आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। फ्रैक्शन को हम p/q से डिनोट करते हैं, वेयर p इज इक्वल टू न्यूमरेटर और d इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। p को हम अंश भी बोलते हैं, q को हम भिन्न भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो दोस्तों हम इसमें न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को हम y मान लेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा दोस्तों, फ्रैक्शन हमारा जो आएगा वो होगा p/q फॉर्म में, मतलब x अपॉन y में। फिर जैसे आपसे वो सवाल पूछ रहा है हम उसके आगे प्रोसेस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये चारों टाइप समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप नंबर 5। आगे देखिए जी, ठीक है। टाइप नंबर 5 आपके पास आ गई है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ से आप 3-4 रिलेशनशिप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके हम पहले तो चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे हम स्पीड से, ठीक है। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है, ताकि एक वैल्यू निकल के आ जाए। तो भैया अब हम क्या करना है, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस टाइप से रिलेटेड पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और रेफरेंस बुक में तो भरमार है इन क्वेश्चनों के दोस्तों, ठीक है। तो अगर हमें, ठीक है, इफ़ वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। दोस्तों क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके ना बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट का मतलब है कि जो बोट चल रही है उसकी स्पीड बताइए। स्ट्रीम क्या होता है कि पानी जो होता है, ठीक है, झरने का पानी, नदी का पानी जिस स्पीड पे चल रहा है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। उसकी भी आपको स्पीड निकालने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ बोट को हम x ले लेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y ले लेंगे। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि आप है ना डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है और जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी बोट को लेके जा रहे हो, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम और वैसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप देखिए क्या होगा हमारा, ठीक है, टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इफ़ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन n days, अगर, ठीक है, ही कैन डू 1/n ऑफ वर्क इन 1 day। अगर आप वो n days में वर्क कर रहे हैं, एक दिन में वो कितने दिन वर्क करेगा, 1/n के बेस पे हम आगे करेंगे। कुछ दोस्तों हमारा जो टाइप 7 है वो है ज्योमेट्रिकल मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें बहुत सारी हो सकते हैं, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
आपने छोटी क्लासेस के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज और रिलेशनशिप और प्रॉपर्टीज़ थ्योरम्स पढ़ी थी, उन्हीं का यूज़ करके हम एल्जेब्रिकली या ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि सम ऑफ होल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तीनों एंगल्स का सम 180 हम कर देंगे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा कि भाई फिर आपने रेक्टेंगल्स के बारे में भी पढ़ा था, फिर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ा होगा। अब जैसे कि सेकंड पार्ट में देखिए, पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सारे तो हम यहाँ डिस्कस कर नहीं पाएंगे, पर हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं। इट डजंट मीन कि सिर्फ यही होंगे। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तब हम क्वेश्चंस के अंदर ही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका ट्वाइस एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, या फिर एल्जेब्रिकली हम उसको आगे सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखो आपके सामने एक प्रॉब्लम है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 2 years ago I was 7 times as old as you and 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Express this situation graphically and algebraically. तो दोस्तों वही वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, एजेस वाले क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो फादर है आफ्ताब, उसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो x ईयर्स होगी और उसकी डॉटर की एज को हम प्रेजेंटली मान लेते हैं y ईयर्स होगी। ठीक है, वो दोस्तों फिर आपसे पूछ रहा है 7 साल पहले की वो बात कर रहा है। ठीक है, 7 साल पहले वो कितने साल का होगा अगर अभी वो x ईयर्स का है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हम उसको अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम लेके चलते हैं, कंसिडर कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हमारी x ईयर्स होगी। ठीक है, और उसकी जो डॉटर है उसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो y ईयर्स होगी। तो दोस्तों एजेस वाले क्वेश्चन में जो यूनिट्स होंगे ईयर्स होंगे, आपको ध्यान रखना होगा और कभी भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव एज तो कभी होती ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, 7 years ago अगर हम बात कर रहे हैं 7 साल पहले की, तो 7 साल पहले आफ्ताब की भी उम्र 7 साल कम होगी आज से, तो x - 7 years हो जाएगी। और फिर उसकी डॉटर की भी एज 7 साल कम हो जाएगी आज प्रेजेंट एज से, तो हम उसकी भी एज को 7 में से माइनस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आफ्ताब की एज x - 7 और डॉटर की y - 7। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, वो ये कहता है कि मेरी जो उम्र है मेरी बेटी से 7 times ज़्यादा थी। ठीक है, तो आफ्ताब एज आपकी हो जाएगी, ठीक है, 7 times ऑफ इस डॉटर एज। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी, आफ्ताब की एज 7 साल पुरानी x - 7 है और डॉटर का वो 7 times है, तो हम क्या करेंगे y - 7 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आते हैं। 7y - 49, x और y को हम एक तरफ ले लेंगे दोस्तों और नंबर को हम एक तरफ ले जाएंगे दोस्तों। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाने वाली है x - 7y इक्वल्स -42। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 3 साल बाद, ठीक है, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद हमारी जो आफ्ताब की उम्र है वो भी बढ़ जाएगी और उसकी बेटी की भी उम्र बढ़ेगी। तो आफ्ताब की एज हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x + 3 years, और उसकी डॉटर की जो एज है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y + 3 years। ठीक है, अब दूसरी हम इक्वेशन बना लेंगे दोस्तों। अब वो कह रहा है कि मेरी उम्र मेरी डॉटर की उम्र से 3 times हो जाएगी। ठीक है, आफ्ताब एज विल बी 3 times एज हिज डॉटर एज। ठीक है, तो अब हम इजीली हम कर पाएंगे। अब आफ्ताब की एज है x + 3 और उसकी डॉटर की एज है y + 3। तो यहाँ पर एक और हमारी अलजेब्रिकली इक्वेशन बन गई दोस्तों। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 3y + 9, तो x - 3y इक्वल्स 9 - 3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा x - 3y = 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई।
तो आपसे वो 2 सवाल पूछ रहा था दोस्तों कि एल्जेब्रिकली इक्वेशन बता दीजिए क्या होगी, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारा अगला जो पार्ट होगा कि हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब वो आइए आप देखते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपने कॉन्सेप्ट में ग्राफिकल मेथड में ये पढ़ा था। सबसे पहले तो हम पॉइंट्स निकालेंगे ताकि हम सेम ग्राफ पे दोनों इक्वेशन को प्लॉट करें। ठीक है, तो हमने अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 42, x माइनस 3y इक्वल्स 6। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उनकी प्लॉटिंग एरियाज़ को निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो दोस्तों इसमें भी मैंने आपको सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक एक बताया है कि आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। x के अंदर 0 डाल देना है और एक बार y के अंदर 0 डाल देना है। यहाँ से आपके 2 पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर वो डेसिमल प्लेस में भी आते हैं तो ग्राफ में हम उसको इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपके सामने पॉइंट्स आ रहा है तो आप कोई और नंबर भी डाल सकते हैं ताकि आप एक होल नंबर में वैल्यू निकालें और इजीली आप उसको प्लॉट कर दें, क्योंकि मैं आपका 0 से ही करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें दोस्तों। ठीक है, ये आपके 2 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब x में हमने 0 रखा है, फिर y में हमने 0 रखा है। अब हम इसके ठीक है ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक, x एक्सिस और y एक्सिस पर। अब देख लेते हैं हमारे पॉइंट्स कौन से आए हैं दोस्तों। x का 0 है, y का 6 है, तो पहला पॉइंट तो हम कर देंगे x का 0 और y का 6 पे हम कर देंगे। और फिर दूसरा पॉइंट हम करते हैं दोस्तों -42, 0। तो x का जो माइनस है वो 42 है, फिर y का 0 है। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो रफ हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके पास तो स्केल होगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, कर्व्स नहीं बनाती है वो। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से आ जाएगी दोस्तों। अब सेकेंड पॉइंट को हम करते हैं, x का 0 है और y का -2 है, इक्वल्स टू 0 है दोस्तों। इक्वेशन लिख लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन का पहला पॉइंट है 0, -2, तो वो प्लॉट हम करेंगे। x का 0 है और y का -2 है, तो हम यहाँ प्लॉट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, x का 6 है और y का 0 है, तो x का 6 है और y का 0 है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं तो रफ हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, आप तो स्केल से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन और खींच देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है दोस्तों कि एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो बस आपको क्योंकि सिर्फ रिप्रेजेंट ही करना था एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, वो हमने कर दिया। अगर वो सोल्यूशन के बारे में पूछता तो फिर हम सोल्यूशन भी निकालते दोस्तों। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। He buys another bat and 3 balls for the same for ₹1300. Represent situation algebraically and graphically. Again दोस्तों कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बैट के आर्टिकल कॉस्ट प्राइस को x ले लेंगे, बॉल के कॉस्ट प्राइस को हम ₹y ले लेंगे। अब वो एक साथ चीज़ें खरीद रहा है, कितनी पहली क्वेश्चन में कितनी चीज़ खरीद रहा है, 3 तो वो बैट खरीद रहा है दोस्तों, 6 बॉल खरीद रहा है और कितना पे कर रहा है वो, ₹3900 पे कर रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमने बैट को x लिया है, बॉल को हमने y लिया है, पहली इक्वेशन आपकी बन जाने वाली है 3x + 6y = 3900। 3 कॉमन ले लेंगे दोस्तों ताकि हम थोड़ा सा छोटा कर सके इक्वेशन को, और फिर हमारे पास आ जाएगा x + 2y = 1300 दोस्तों। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में वो कह रहा है कि एक वो बैट खरीद रहा है, 3 बॉल खरीद रहा है और टोटल प्राइस वो कितना पे कर रहा है, 1300 पे कर रहा है। तो यहाँ से भी हम दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं दोस्तों, बैट + 3 बॉल = 1300। तो हमारे पास आ जाने वाला है x + 3y = 1300। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। एल्जेब्रिकली हमने अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर ही दिया है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं दोस्तों। x + 2y = 1300
और दूसरी इक्वेशन आपके सामने है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 दोस्तों। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आपके सामने आ गई हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को निकालेंगे प्लॉट करने के लिए, और उसके बाद फिर हम अपने कार्टेशियन प्लेन में इसको प्लॉट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम एक एक करके दोनों इक्वेशंस को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड पढ़ा है, तो उसी को हम फोकस करके इनके क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आप पहली इक्वेशन देखिए, हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पर x और y की हम सबसे पहले पोजीशन को निकालेंगे। यहाँ पर हमारा x 0 रहेगा। ठीक है, तो हमारा y आ जाएगा 650। फिर अगर हम y में 0 डालते हैं तो x आ जाएगा हमारा 1300 दोस्तों। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन को लेंगे, x प्लस 3y इक्वल्स 1300। तो यहाँ पर अब क्या हो जाने वाला है दोस्तों, x के अंदर हम 0 रखेंगे तो x हमारा आ जाएगा 1300/3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आने वाला है। 1300 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12 होता है, और फिर 1 0, 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 3 ज़ा 9, और ये आपके पास आ जाएगा 433.3 समथिंग। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, y में हम 0 रखेंगे तो x हमारा 1300 आएगा दोस्तों। तो हमारे पास दोनों प्लॉट पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम सेम ग्राफ पे दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे एक एक करके, और फिर लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा प्लॉट है, इसमें हमने 100 का डिस्टेंस लिया है क्योंकि पॉइंट्स हमारा बड़ा आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है, ठीक है, x का 0 है और y का आपका 650 है, वो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया है। और दूसरा पॉइंट है 1300,0। ठीक है, x का 1300 और y का है 0 दोस्तों। तो जब हम इस लाइन को इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है, आप स्केल से मिलाना, मैं रफ बना रहा हूँ, मेरी लाइन टेढ़ी भी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, ये 13 पॉइंट को लेके जा रही है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम इस लाइन की इक्वेशन को लिख देते हैं दोस्तों कि ये इक्वेशन कौन सी रही होगी हमारी। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन है, थोड़ा सा चलो इसको सीधा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, इन पॉइंट्स को बनाने के लिए, तो ये हमारी इक्वेशन आपकी आ जाने वाली है इस तरह से कुछ। आपके पास स्केल होगा, आप एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं यहाँ पे रफ ही खींच रहा हूँ पेन टैबलेट से। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाने वाली है। अब दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन का नाम है हमारा x प्लस 2y इक्वल्स 1300 दोस्तों। अब आइए हम अपनी सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन आपको कह रहा है x का 0 है और y का 433.33 है दोस्तों। ठीक है, x का 0 है और 433.33 है, तो कुछ यहीं पर आएगा दोस्तों। ठीक, और सेकंड पॉइंट आपको जो दिया हुआ है 1300,0, तो ये आपका पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट भी आ रहा है दूसरी लाइन का। तो यहाँ पर हम बड़े ध्यान से लाइन को खींचेंगे और, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश हम करेंगे दोस्तों। स्केल से आप एकदम स्ट्रेट लाइन खींच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आपकी हो गई। तो आई होप दोस्तों इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको सभी क्वेश्चंस को इस तरह से करना होगा। ठीक है, आगे चल के आपसे वो इसका सॉल्यूशन सेट भी पूछेगा, जो कि हम एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब आप थर्ड का क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप। अगेन ये कॉस्ट प्राइस रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, तो दोनों ही आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को दोस्तों में क्या लेना होगा, एक्स और वाई। तो अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल ऑफ 1 kg क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज़ एक्स। ठीक है,
और फिर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स को हम क्या मान लेंगे, ₹y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाने वाली है 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स गिव्स यू ₹160। ठीक है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदने पे उसको 160 रुपये देने पड़े, क्योंकि एप्पल को हमने x माना है, ग्रेप्स को हमने y माना है। तो हमारी इक्वेशन आ जाने वाली है 2x + y = 160। और दूसरी इक्वेशन इसी तरह से हमारी बनेगी 4x + 2y = 300। 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो बन के वो होगी आपकी 2x + y = 150। पहली है 2x + y = 160। तो दोनों इक्वेशंस को हम ठीक है, एल्जेब्रिकली तो हमारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ही लिख देते हैं। 2x + y = 160, 2x + y = 150। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे एक ही ग्राफ में और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आने वाली एक्सरसाइज में वो आपसे सॉल्यूशन सेट भी पूछेगा, तो वो हम एक्सरसाइज 3.2 का जब वीडियो लेके आएंगे तब हम उसको करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, तो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है आपकी 2x + y = 160। तो यहाँ पर हम x और y की पोजीशन पता लगा लेते हैं कि क्या रही होगी हमारी। अगर हम x में 0 रखते हैं तो y हमारा 160 आएगा दोस्तों। अगर हम y में 0 रखेंगे तो x हमारा 80 आएगा दोस्तों। और इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं 2x + y = 150। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, x और y की पोजीशन को हम निकालने वाले हैं दोस्तों। x का 0 रखेंगे तो y 150 आएगा, और y में हम 0 रखेंगे तो x हमारा 75 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इसको प्लॉट करेंगे दोस्तों अपनी। तो पहला पॉइंट है हमारा x का 0 है, y का 160, x 0 और y हमारा है 160, तो यहाँ टॉप पे हमारा आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा होगा x का 80 है और y का 0 दोस्तों, x का 80 और y का 0। अगेन हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगे। लीनियर इक्वेशन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, कर्व्स में नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है 2x + y = 160, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x + y = 160। और फिर हम दूसरी इक्वेशन को करेंगे तो हमारे पास आ जाने वाला है x का 0, y का है आपका 150, जो कि जस्ट 140 के ऊपर थोड़ा सा होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा 75,0, x का 75 रहेगा और y का हमारा 0 रहेगा दोस्तों। तो हम दूसरे पॉइंट को भी प्लॉट कर देंगे। अगेन हम इसको ठीक है खींचेंगे और ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब स्केल से करेंगे तो आगे चल के ऊपर की दो पार्ट्स हमारे इंटरसेक्ट हो जाएंगे कहीं जाके। और सेकेंड इक्वेशन हम लिख देंगे यहाँ पर x 0, y है आपका 150 और इक्वेशन है 2x + y = 150। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x + y = 150। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज और